वे जी। ऑफ एक्सप्रेशन तो जुदा जुदा हो सकता है, लेकिन बस मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की एक चीज रोज अव्वल से क्रिएट की गई है, और मैं बबांगे दौर कहूंगा कि इसमें इंडिया का बड़ा हाथ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ तो ये बोलते रहते हैं, मगर ये सरदारों के खिलाफ ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? लोगों को ओप्रेस्ड रखा गया, अब उनके जो बेसिक राइट्स थे उससे महरूम रखा गया, इसलिए वो डरते हैं, इनको फेस नहीं कर सकते। गवादर इस वक्त एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये बहरिया अरब की कई बंदरगाहों पर होने वाली कारोबारी सरगर्मी में बड़ा हिस्सेदार है, मगर ये बदकिस्मती है कि हमारे हमसायों यानी इलाकाई क़ुव्वत को ये पसंद नहीं है। अगर ईरान या चाइना या सेंट्रल एशिया तक किसी को रसाई चाहिए ईरान के सिवा, तो गेटवे तो सिर्फ हम हैं। अगर मिडिल ईस्ट में किसी को चाहिए तो गेटवे हम हैं, हमसे गुजर के जाना होगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। तो ये जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम आगे जाएं। हुकूमत पाकिस्तान यानी एक मुल्क के खिलाफ हो, एक बगावत पे उतरे, उनके खिलाफ क्या करनी चाहिए? बगावत के लिए सजाए मौत तजवीज़ करता है। बलूचिस्तान का मसला क्या है? ये इस्तिराब हकीकी है या मसनूई, किसी साजिश का नतीजा है या इंतज़ामी नाअहली का हिस्सा? ये कोई मुनफरिद तनाज़ा नहीं जिसका सिर्फ हम ही को सामना है। ज़मीन में ऐसे तनाज़ात से बरी हुए 3 तरह के खित्ते इनका शिकार है। एक वो जहाँ कबायली माशरती जदीद रियासत के निज़ाम से हम आहंगी न हो सके जैसे अफ्रीका। दूसरा वो जहाँ रियासत और अवाम की मफादात एक दूसरे से मुतसादिम हो गए जैसे बशर अल असद का शाम। तीसरा वो जहाँ जदीद दुनिया के मेमारों ने इस दुनिया का नक्शा बनाते वक्त अपनी मुफादात के तहत तनाज़ात को दानिस्ता बाकी रखा या अपनी मुफादात की रेब मुदाखलत की जैसे मशरक़ वस्ता। आज ज़मीन पर जहाँ भी फसाद बरपा है, इन तीनों में से कम कोई एक सबब इसके बुनियादी है। बलूचिस्तान की फसाद में ये तीनों अवामिल कार फरमा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो खित्ता है जहाँ कबायली रिवायत सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ वफाकी वज़ीर रहमतुल्लाह काकड़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए, बलूचिस्तान में पिछले हफ्ते हमने बहुत से हालात देखे, बलूचिस्तान की एक्चुअल मसाइल क्या है? ये बलोच यकजहती, इनकी मुतालिबात क्या हैं? मुतालिबात तो यूसुफ साहब इन शॉर्ट ये है जी कि नो डाउट कि बलूचिस्तान में पसमानदगी तो बहुत ज्यादा है। जी कुछ हमारी अपनी जी जो इलिटरेसी है उसकी वजह है, और कुछ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ बाई डिज़ाइन हमारा जो कबायली सिस्टम है, और जो अंग्रेज के दौर से एक चीज हमें विरसे में मिली थी, हुकूमतों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बाई डिज़ाइन पैदा होती रही है, और उसका फ़ायदा हमारे जो मुखालिफ ममालिक हैं, जो पड़ोसी हैं, वो उठाते रहे हैं। और वो न सिर्फ इसका फ़ायदा प्रैक्टिकल फ़ायदा उठाते रहे हैं, बल्कि हमारे अपने लोगों और हमारी हुकूमतों के बीच में गलतफहमियां इस तरह क्रिएट की जाती थी कि वो कभी कभार दस्तों गिरबान भी हो जाते थे। वरना अगर मसाइल को सॉफ्ट तरीके से समझा जाए और टेबल टॉक्स के जरिए इसको हल किया जाए तो ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि हमारे कबायली रिवायात जो हैं वो यहाँ के जी बलूचिस्तान के या हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, तो हम लोग तो यारों के यार हैं, उनके साथ हमेशा हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। वे जी ऑफ एक्सप्रेशन तो जुदा जुदा हो सकता है, लेकिन बस मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की एक चीज रोज अव्वल से क्रिएट की गई है, और मैं बबांगे दौर कहूंगा कि इसमें इंडिया का बड़ा हाथ है, और इसमें हमारे और जो दो पड़ोसी ममालिक हैं उनका बड़ा हाथ है, और जो साबिका सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो हमारे मुल्क जी में नेशनलिस्ट उसको लॉबी को सपोर्ट करता रहा, उनके अपने मगराज व मकासद थे गर्म पानी तक पहुंचने के लिए। ये ग्वादर उस वक्त से ही इनको जो है वो अटक रहा था। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक हूँ, मगर ये पाकिस्तान के खिलाफ तो ये बोलते रहते हैं, मगर ये सरदारों के खिलाफ ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आपने भी फरमाया कि वहाँ के कबायली रिवाज ज़्यादा हैं। असल में सरदारों को या नवाबों को अंग्रेजों ने उस वक्त से इस कदर
स्ट्रांग रखा, अपर हैंड उनका रखा। देहातों में या हमारे जो काश्तकार भाई हैं या और लेबर क्लास है हमारी, उन पे हमेशा उन्होंने उनको सुर्ख आंख दिखाए रखा। और अगर कोई उनसे बगावत करता तो फिर उस बेचारे की खैर नहीं होती, और तरह तरह के मुश्किलात से अपने कबायली तनाज़ात में उसको उलझा के रख दिया जाता। या पुरानी हिस्ट्री आप देख लीजिए कि लोगों ने अपने जेल खाने बनाए हुए होते थे, अपने इंसाफ का निजाम कहाँ था, वो तो एक अंधेरे वाली बात थी। तो उसमें उस तरीके से वो लोगों को ओप्रेस्ड रखा गया, अब उनके जो बेसिक राइट्स थे उससे महरूम रखा गया, इसलिए वो डरते हैं, इनको फेस नहीं कर सकते। जी, जैसे इनका यही शिकवा है कि हमें मरकज़ में भी हमें हिस्सा नहीं मिला। वैसे अगर हम तारीख़ देखें तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा, अगर वज़ीर आला देखें, गवर्नर देखें, सारे बंदे तो बलूचिस्तान से सेलेक्ट है। जैसे आप ख़ुद भी वफाकी वज़ीर है, आपने कभी कोई ऐसा फील किया कि वफाक हमारे साथ, बलूचिस्तान के साथ कुछ ज़्यादती कर रहे हैं? देखिए, अगर जी, कहीं से कोई मिस रिपोर्टिंग वफाक को होती भी है तो उस पे जी, हम जी, खुल के बोलते रहे, और हद्दुल वसा जो है वो जो हमारी ग्रीवेंसेस होती थी वो हम पार्लियामेंट में भी उसको, कौमी असेंबली में भी उसको हमने हाईलाइट किया है, सेनेट के मेंबर की हैसियत से भी हमने उनको हाईलाइट किया है, और एक कैबिनेट मेंबर की हैसियत से भी हमने उनको हाईलाइट किया है। और फिर अब तो ये जो सोशल मीडिया कह लो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, अब तो कोई बात ऐसी छुपी नहीं रहती है। लेकिन असल बात ये है कि बैरूनी हाथ जब तक यहाँ से उनसे हम अपना गिरेबान न छुड़ाएं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग पब्लिक और हुकूमतों के बीच में रही है, बादल नखास्ता माजी कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं रहा है, राइट फ्रॉम 58, बल्कि बिल्कुल। 49 से ये 73 तक या 85 तक बाज़ अदवार में मार्शल भी आते रहे हैं। फिर उसमें ज़रा इंसाफ जो है वो उसके और पैमाने होते हैं, और आम जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके और पैमाने रहते हैं। वरना लोग अपनी सरजमीन से लायल हैं, उनको मोहब्बत है अपनी सरजमीन से, और न कोई हुकूमत ये चाहेगी कि उसकी वो अपने ही अवाम की इस कदर मुखालिफ हो कि उनका जीना दोबारा हो। जे जी, जैसे अभी पिछले हफ्ते में हमने एक वाक़या देखा और बहुत करीब से हमने देखा कि अभी एक सवाल यही है कि दहशतगर्दों के जो हालात है, अभी दहशतगर्दों की लाशों के वारिस तो हैं, इनकी बंदे तो मिल जाते हैं कि ये हमारे बंदे, मगर वहाँ पे जो पंजाबी है, पख्तून है, वो बंदे जो क़त्ल होते हैं, इनके तो कोई वारिस भी कोई नहीं है। गुजारिश ये है कि ये पूरा खिता जो है, जी, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट, आप देख लीजिए, क्या जी, कयामत बरपा रखा गया अफगानिस्तान पे, क्या कयामत बरपा रखा गया शाम पे, क्या कयामत बरपा रखा गया लबनान पे, क्या कयामत बरपा रखा गया इराक पे, क्या कयामत बरपा रखा गया इवन लिबिया तक। और तो और आप छोड़िए, खुद हमारी अपनी जो पाकिस्तान की आज़ादी का जो वो था, उसमें कितने लाखों करोड़ों लोगों की हिजरत हुई, बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ हिंदुओं और सिखों के हाथों। तो ये माजी तो हमारा कोई ज्यादा वो नहीं रहा है। और फिर उस वक्त के सोवियत यूनियन ने ये सोचा था कि हम अफगानिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के तो ये पाकिस्तान और इस वगैरह को खाकम बदान मिटा देंगे, या हम अपने मफादात हासिल कर लेंगे। फिर इंटरनेशनल एक ऐसा सिनेरियो बना जिसमें बादिल नखास्ता हम वो हाथियों की जंग में बस मेंढक कुचले गए, जो रशिया और अमेरिका या नेटो की लड़ाई थी, और उसमें अफगानियों के साथ साथ हमें भी उसमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। 40 लाख लोग हमारे यहाँ माइग्रेट हुए, उनके साथ असला आया, उनके साथ नारकोटिक्स आया, उनके साथ, और कल्चर जो है पाकिस्तानी या इंडियन कल्चर, वो तो अफगानी कल्चर से
काफी उसमें फर्क है। हमारे लोग तो तमाम नर्म मिजाज के लोग हैं, तो ये बिगाड़ पैदा हुआ है और नई नस्ल जो है वो उसमें ये हुआ है। और ये हथियार जो टकेसेर लोगों के हाथों लगा, तो इसका नाजायज क्रिमिनल्स ने नाजायज फायदा उठाया। ये वैसे बहुत सारी हम रीजन है। हुकूमत काकड़ साहब, अगर हम हुकूमतों की बात करें, ये जो आपने असलहे की बात की, ये जो असलहा कैसे आया, स्मगलिंग किया, पिछली हुकूमतों ने इसी हवाले से कोई स्मगलिंग की रोकथाम के ऊपर कोई काम शाम किया? अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ जाफर एक्सप्रेस के बाद, तो पूरी सारी वज़रा यानी वफाकी काबीना के जितनी भी अरकान है वो सारे चले गए वज़ीरिस्तान, उधर बलूचिस्तान, और वहाँ पे एक मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म बनाया। आपके ख़्याल में क्या ये जो मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म बनाया कि 600 प्रेशर जो बोट्स है वो बनाएंगे ताकि ये स्मगलिंग कम हो जाए, आपके ख़्याल में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इससे ये जो स्मगलिंग है कम हो जाएगा? देखिए, कम तो हो सकता है, लेकिन जी उसमें जी मैं बारहा अर्ज कर चुका हूँ। एक जी एक्सप्लोजिव की स्मगलिंग है, जी जिसमें आरपीजीज हैं, जिसमें डेटोनेटर्स हैं, जिसमें बम हैं, जिसमें जो इंसानियत की बेखकनी के लिए इस्तेमाल होता है, उसको तो हर कीमत पे रोकना चाहिए, और वो ये कम हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको लोकल लोगों को ऑनबोर्ड लेना पड़ेगा, और लोकल लोग उस वक्त आप के साथ ऑनबोर्ड हो सकते हैं जब उनकी भी आप बिजनेस का ख्याल रखोगे। अगर बॉर्डर ट्रेड पे अशिया खुर्दोनोश का उधर से आना या इधर से उधर जाना, या और जो जिस तरह पूरी दुनिया में होता है बॉर्डर ट्रेड, उस पे पाबंदी मत लगाइए। बाकी एक्सप्लोजिव वगैरह, नारकोटिक्स वगैरह जो क्रिमिनल उसमें इस्तेमाल होती हैं, उसको उस पे बेशक आप पाबंदी लगाइए, फिर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर आपने लोगों को अब चमन की मिसाल लीजिए, जी जी चमन है, हमारा पंजगूर है, तफ्तान है, वो ग्वादर वगैरह है, तो इसमें आपने लोगों का बॉर्डर ट्रेड बंद कर दिया है। लोग ना नशबीना के मोहताज हो गए, ना हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, ना इंडस्ट्री है, ना और कोई इस तरह की फैसिलिटीज हैं। तो यानी आपने अरबों डॉलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा के ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना दिया, उसमें हफ्ते में 2 एटीएफ जहाज आते जाते हैं। तो आपको रोजगार के मौके पैदा करने होंगे, करके लोगों को देने होंगे। कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं जिसमें लोगों का वो, तो इसको जरा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो क्रिमिनल चीजें हैं उसको तो हर कीमत पे बंद होनी चाहिए। वैसे गवादर गवादर को अगर हम देखें तो गवादर इस वक्त एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये बहरिया अरब की कई बंदरगाहों पर होने वाली कारोबारी सरगर्मी में बड़ा हिस्सेदार है। मगर ये बदकिस्मत ये कि हमारे हमसायों यानी इलाकाई क़ुव्वत को ये पसंद नहीं है। वो तो आपके मुल्क की जो एक हैसियत है, आप इस्लामिक दुनिया में या वर्ल्ड में आप एक एटॉमिक मुल्क हो। आपकी जी जी फौज दुनिया की मानी हुई एक फौज है। आपके जी लोगों में जो टैलेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी कोने में नहीं है। यूसुफ साहब, मुझे दुनिया के कोई 72 ममालिक को मैंने विजिट किया है। जहां जहां जी हमारी, चाहे वो लेबर क्लास काम करती है, चाहे हमारे और एक्सपर्ट काम करते हैं, तो उनका दुनिया में कोई सानी नहीं है। जी छोटे मोटे जराइम तो हर जगह होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, उसको आप शुमार में मत लाइए। तो और फिर आप हमारे मुल्क की जो लोकेशन है, ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, ये इनको एक आंख नहीं बाती। अगर इंडिया ने बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, तो पाकिस्तान इज द गेटवे है, ग्वादर इज द गेटवे। अगर ईरान या चाइना या सेंट्रल एशिया तक किसी को रसाई चाहिए ईरान के सिवा, तो गेटवे तो सिर्फ हम हैं। अगर मिडिल ईस्ट में किसी को चाहिए तो गेटवे गेटवे हैं। हम हैं, हमसे गुजर के जाना होगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। तो जी। ये जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम आगे जाएं। मगर एक ऐसी क़ुव्वत, जब हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की हम बात करते हैं, और एक ऐसी क़ुव्वत वो वहाँ पे ऐसे यानी इंटरनेशनली वो अपने आप को मासूम दिखाना शुरू करते हैं कि हम मासूम हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या एक ऐसा मुल्क जहाँ की आप बगावत करते हो, तो बगावत का वैसे सज़ा क्या है? क्योंकि आप ख़ुद वफाकी काबीना में रहें, आप जमीयत उलमा इस्लाम के साथ आपका ताल्लुक़ है। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा ग्रुप जो हुकूमती पाकिस्तान यानी एक मुल्क के ख़िलाफ़ हो, एक बगावत पे उतरे, उनके ख़िलाफ़ क्या करनी चाहिए?
देखिए आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 6 बगावत के लिए सजाए मौत तजवीज़ करता है। जी उस पे ये ऑल पार्टीज के इस पे सिग्नेचर हैं जो आपके 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं तो एक बिल्कुल ही छोटे वकील की हैसियत से जी और फिर ये जो 18th अमेंडमेंट हुई जो उसके लिए कमेटी नेशनल लेवल पे बनी थी तो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मैं उसका सिग्नेटरी भी हूँ। 10 महीने तक उसके एक एक कॉमा और फुल स्टॉप को हमारे मुल्क के जो चिदा चिदा वो कला साहिबान थे हम उसमें बैठे रहे और उसको हमने उसके नोक पलक को संवारा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई हमारे दुश्मनों के हाथे चढ़ता है हमें जी जी पहले अपनों को बिठाना होगा कि आए क्या मसला है आपका। मुझे उम्मीद है कि हमारी कबायली रिवायात में ऐसी चीजें हैं कि हम उनको मना लेंगे। लेकिन अगर हम सॉफ्ट कार्नर उनको नहीं करेंगे तो फिर ये है कि वो दुश्मन के हाथों में खेलते रहेंगे और वो खुद भी बर्बाद होंगे और हमें भी तंग करते रहेंगे। ये तो आप के सामने है कि वो एक दुश्मन मुल्क के पासपोर्टों पे ट्रेवल करते रहते हैं। वो उनके यहाँ उनके टीवी आप खोल लीजिए उनके 2-2 3-3 चैनल पे उनके प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो आपके खिलाफ चलते हैं हमारे मुल्क के खिलाफ चलते हैं। तो हमें उनको गले से लगाना होगा और इसके लिए हमारा जो कबायली सेटअप है या जो सियासी जमातें हैं उनके पास इसका हल है कि वो उनको मना लें और हम सब कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क को आगे ले जाएं। इन लोगों ने तो आज ही नहीं पहले भी कार्रवाई किया। 2018 में सबसे ज़्यादा खतरनाक कार्रवाई इन लोगों ने गवादर के ऊपर, गवादर एयरपोर्ट पे इन लोगों ने अटैक किया। कई पिछली हुकूमतों ने कोई इस मुज़ाकिरात की तरफ या इनके साथ गले मिलाने की कोई अप्रोच किया? देखिए मैं बड़े दुखी दिल से ये बात करता हूँ जी कि हमारे बाज जो उस वक्त के हुकूमती जिम्मेदार साथी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे वो कहा करते थे कि हम बलूचिस्तान को वहां से हिट करेंगे जहां से इनको पता भी नहीं चलेगा। जी तो इस तरह के ये तो आप उनके जख्मों को खरीद रहे हो और या उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिस तरह नेशनल आर्मी पार्टी की हुकूमत थी यहाँ बलूचिस्तान में उस हुकूमत को जब तोड़ा गया तो उस वक्त हमारे गवर्नर मीर गौस बख्श बिजंजो मरहूम को अरेस्ट किया गया। सरदार अतौला खान मरहूम हमारे चीफ मिनिस्टर थे उसको अरेस्ट किया गया और फिर उसके एहतजाज में मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम ने खैबर पख्तूनख्वा की उस वक्त की चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दिया। वहां भी मखलूत हुकूमत थी यहाँ भी मखलूत हुकूमत थी। इस तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रही हैं और जो रिपोर्टिंग एजेंसीज जो हैं वो ये जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड हो। उसको 100% मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और हर एंगल से होनी चाहिए जो कि इस दौर में मुश्किल काम नहीं है वो और वो हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया।